नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने भी अपनी दादी नानी से परियों की कहानी सुनी होगी, घड़ियाल की कहानी सुनी होगी, सियार की कहानी सुनी होगी, कई तरह की लोक कथाएं प्रचलित थीं जो दादी माँ सुनाती थी हमें। लेकिन आज मुझे तो एक भी कहानी वैसी याद नहीं है जो मैं अपने बच्चों को सुनाऊं, और शायद आपके साथ भी यही हाल होगा। तो मुझे लगता है कि इस पर मुझे महसूस हो रही थी कि काम करने की बहुत ज़रूरत है। और हमारे बीच के एक जाने माने पत्रकार नलिन वर्मा, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और जिस तरह से आपने सुना होगा पंचतंत्र लिखा गया, उस पंचतंत्र में कई कहानियां हैं और उन कहानियों से ज्ञान मिलता है और हमारी जो पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, उसका एक अंदाजा भी लगता है। लेकिन जो काम इन्होंने किया है वो काम किसी ने अब तक नहीं किया था, पंचतंत्र में भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी वो कहानियाँ। वो गांव के बुजुर्ग लोगों के जहन में है, दिमाग में है, आज भी हैं, ताज़ा हैं, लेकिन नई पीढ़ी भूलती जा रही है। तो उन कहानियों को किस तरह से इन्होंने एक किताब में पिरोया है, जो सुपर डुपर हिट हुई है किताब, द ग्रेटेस्ट फोल्क टेल्स ऑफ बिहार। नलिन वर्मा वैसे पत्रकार हैं, लेकिन इन्होंने ये दूसरी किताब इनकी है, ये लिटरेचर है, एक तरह से कहिए कहानियां हैं, इसमें पत्रकारिता आपको नहीं दिखेगी, ये लिटरेरी वर्क है। लेकिन इन्होंने पत्रकारिता पर भी बहुत काम किया है और लालू यादव पर भी इन्होंने बहुत मशहूर किताब लिखी है। सर, लालू यादव पर आपने जो किताब लिखी थी वो उसके बारे में पहले बताएं, फिर इस किताब के बारे में बात करेंगे। लालू प्रसाद जी की किताब गोपालगंज टू रायसीना, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जिसको मैंने लिखा था। तो वो, चूंकि लालू प्रसाद जी एक पॉपुलर राजनेता हैं और किताब चुनाव के ठीक पहले आया, लोकसभा चुनाव के पहले, तो उस किताब बहुत ही प्रचलित वो किताब हुई और बहुत पॉपुलर किताब हुई, बहुत लोगों ने पढ़ा उसको। और ऐसे तो लालू जी पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, पहले भी लिखी गई हैं, ओपन आदमी है, बोलते रहते हैं। तो ऐसे, लेकिन लालू प्रसाद जी पर भी लालू के द्वारा लिखी गई पहली किताब थी जिसका मैं सह लेखक था। तो काफ़ी मच एक्लेम्ड किताब थी, जिसके बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हजारों लाखों लोग उसको पढ़ चुके हैं और अभी भी उसको लोग पढ़ रहे हैं। वो प्रचलित किताब है और श्रोता लोगों को, सब लोगों को उसके बारे में पता होगा। चूंकि लालू यादव एक पॉपुलर फिगर हैं, उनके जीवन की गाथा, पॉलिटिकल गाथा थी एक तरह से, उनकी पॉलिटिकल जर्नी पर किताब। ठीक है, तो आप तो पत्रकार थे, तो मुझे लगता है कि उससे जुड़ी हुई कहानी थी लालू यादव की, क्योंकि लालू यादव एक बहुत बड़े राजनेता थे, आप पत्रकार थे, इसलिए उन पर आपने एक किताब लिख दी, पॉपुलर भी बहुत हुई। लेकिन आपको लोक कथाओं पर किताब लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कैसे दिमाग में आई ये बात? क्योंकि ये तो पूरी तरह से अलग है, पत्रकारिता से बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, जिसको आज भी पढ़ा जाता है, और ग्रीन ब्रदर्स फेरी टेल्स, वो सारी कहानियां आज भी पढ़ी जाती हैं, बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन जो आपने लिखा है वो तो मैं भी चाहता था कि याद आए कोई कहानी जो दादी माँ सुनाई करती थी, लेकिन भूल गया हूँ। उन कहानियों को संग्रहित करने का जो आपने सोचा, ये कैसे दिमाग में आया बात? ये देखिए श्रीकांत जी, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं और भारत गांवों का देश है। हम अधिकांशतः भारत के जो वासी हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जो नहीं भी आते हैं, जो इंग्लैंड, अमेरिका, मॉरिशस, त्रिनाड, गयाना चले गए हैं, उनके भी पूर्वज गांवों में ही रहा करते थे। तो गांव में एक संस्कृति होती है लोग कहानियों के कहने की, उस पर लोग जिंदा रहते हैं। केवल खाना पर आदमी जिंदा नहीं, इंटरटेनमेंट बहुत बड़ा साधन होता है। तो आज आपके पास डिजिटल मीडिया है, आपके पास फोन है, बाहर से बम्बार्डमेंट हो रहा है, कल्चर कहानियां सुन रहे हैं, टीवी चल रहा है। इसके पहले इंटरटेनमेंट होता था कि नहीं होता? वही बेसिस था लोगों के। तो वो इंटरटेनमेंट कहाँ से होता था? उसी लोगों से निकलता था, वो उसी जगह के मिट्टी से वो निकलता था, उसी जगह के संस्कृति से निकलता था, उसी जगह का जो काम था, धान रोपने का, आपको भूतों को देखने का, तो जोगी बाबा होते थे, तो ब्रह्म बाबा होते थे। तो ये सारी हर सीजन का अपना गीत, अपना त्योहार, अपने गीत होते थे। उसमें विनोदी संबंध, होली का समय आता था तो देवर भाभी के संबंधों पर कटाक्ष होते थे, एक रस होता था। तो वही रस जो है वो जद्दोजहद के जिंदगी में लोगों को जिंदा रखता था। लोग बैठ करके, अब आप शेक्सपियर की लव स्टोरी पढ़ते हैं कि भाई लव स्टोरी इसमें है, लेकिन शेक्सपियर बहुत बड़े नाटककार थे, बहुत बड़े 16वीं सेंचुरी के पोएट थे। तो आप उनको, इंग्लिश भाषा दुनिया में प्रचलित हुई, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने लगी, एलिट क्लास के लोग लिखने लगे।
लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी लाइक सुरठी बिरजाभार, सरंगा सदाबरी जो इसमें है, छोटी बिरजाभार है, रानी सरंगा की कहानी सदा कहानी है। आपको पर्शिया से ट्रेवल करके पंजाब होते हुए लैला मजनू की कहानी आई, यहाँ पर श्री फरहाद की कहानी आई। तो ये सारे जो लोग हैं जो लेटर्स नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन वो किसी बड़े साहित्यकार से छोटे साहित्यकार नहीं थे। लव स्टोरी कैसा होता है, उसके बलाड कैसे होते हैं, आप पाइएगा कि सरंगा सदाबरी जब सुनिएगा तो हजारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में लोग जुट करके उस पतरू अहिरा जो गांव के लोग गाते थे उसको सुनते थे। तो क्रिएटिविटी था वहाँ पर, और फोक टेल्स में जो क्रिएटिविटी था वो बिरले कहीं मिलेगा। क्योंकि लोकल होता क्या है कि देखिए मानवता की भाषा एक होती है, तो वो देश धर्म ये सारे लोगों ने बांट के रखा है अपने अपने कारणों से, लेकिन लोग तो एक होते हैं ना। माँ का सेंटिमेंट एक होता है, पत्नी का सेंटिमेंट, बेटी से पिता का संबंध एक होता है। जो आपको उपज धान चावल हर दुनिया में हर लोग खाते हैं, सब्जियां हर लोग खाते हैं, तो उससे उपजी हुई जो भावना है वो डिफरेंट कैसे आदमी की हो सकती है। तो उस कहानियों के द्वारा वो लोकल लेवल पर दादी आपकी कहती हैं, लेकिन दादी श्रीकांत प्रत्युष की दादी श्रीकांत प्रत्युष की नहीं कहती हैं, पूरी दुनिया की दादियां जो हैं उस तरह की कहानी अपने बच्चों को बोल करके इंटरटेन करती हैं। तो अब तो बच्चे कार्टून देख के और बाकी दूसरी चीजें देख करके इंटरटेन होते हैं। हाँ, कार्टून देखिए इतिहास बदलते जाता है। कार्टून में भी आप देखिएगा तो क्या कहानियां रहती हैं, उसी सियारों की कहानियां रहती हैं, उसी घड़ियाल की, भूतों की कहानियां भी रहती हैं, उसी बंदर की कहानियां रहती हैं। तो ठीक है, व्हीकल बदल गया है, लेकिन कहानियां तो वही हैं। पंचतंत्र को आज आप भी ग्राहम ग्रीन के फेरी टेल्स क्या हैं, उसको उसी का नाट्य रूपांतरण करके और आपको कार्टून में बनाते हैं तो लोग देखते रहते हैं। लेकिन इसके रचनाकार जो थे वो फोक में थे और वो हमेशा जीवंत रहते हैं और उसको प्रिजर्व। आज की तारीख में रानी सरंगा, सुरठी बिरजाभार गाने वाले कहाँ मिलते हैं? रेयरेस्ट हैं, लेकिन यही तो काम है, उनको बचाना। हम कैसे बचावेंगे? तो अब मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि भाई ताजमहल को आप लोग भूल गए हैं कि ताजमहल, आप बताइए ताजमहल की तरह की कृति 500 साल पुरानी है, अरे क्या ताजमहल, वाह ताज लोग करते हैं वहाँ जा करके। मिस्र के पिरामिड जो हजारों साल पुराना है, लोग जाते हैं उसको प्रिजर्व करके रखे हैं, इसलिए कि हमारे दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर है। तो ठीक उसी तरह से ये लोक कहानियाँ जो हैं लोगों के बीच का ये क्रिएटिव धरोहर है हमारी, उसको बचाना, उसको कैसे बचाया जा सकता है? बिल्कुल, उसको जैसा आपने बचाया है किताब लिख के वैसे ही बचाया जा सकता है। और ये शुरुआत है, ये किताब सफल हुई है, इसको लोग इससे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इससे मेरा उत्साह बढ़ा है। और ये 37 कहानियां नहीं है, हजारों लाखों कहानियां हैं जिसको हम लिखेंगे धीरे धीरे और उसको संकलित करेंगे। अभी भी आपने कम कहानियां नहीं लिखी हैं। आप समझ जाइए कि ये पुस्तक बहुत ही पॉपुलर हुई है और 7 सेक्शन में इसको बांटा गया है और 37 स्टोरीज हैं। और स्टोरीज में भी एक से सेगमेंट का नाम सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक है विजडम ऑफ बर्ड्स, यानी जो चिड़ियों की, पक्षियों की जो बुद्धिमत्ता है, एक सेगमेंट है और उस पर कई कहानियां हैं पक्षियों से जुड़ी हुई। ये क्या है? जैसे आपने चुना विजडम ऑफ बर्ड्स, एनिमल किंगडम, ये क्या, क्यों ऐसा नाम चुना? देखिए, आप आपके पिताजी हो या नहीं हो, आपकी माँ हो, उनसे जाके पूछिएगा तो उनको ही मालूम होगा। इस कहानी शुरू होती है एक चिड़िया से। एक चिड़िया एक दाना उठा लेती है, चने का दाना या किसी चीज़ का, मटर का दाना उठा लेती है, वो जाती है पिसवाने के लिए, और पिसवाने के लिए जाती है तो उसको जब दाल दलता है तो एक दाना का एक भाग उसमें रह जाता है, दूसरा दाना उसके पास आ जाता है। अब चिड़िया बिगड़ जाती है कि भाई हमारा एक दाना फंस गया। और अपने दादी से आप पूछेंगे तो पाएंगे चिड़िया बोलती कि का खाऊं का लेऊं, पीऊं का लेके परदेश जाऊं। ये कहानी बहुत ही प्रचलित कहानी, हमारे जनरेशन के पहले आपके बच्चे नहीं जानते। हमने भी सुना था लेकिन भूल गए हैं। तो चिड़िया इस प्रयास में राजा, रानी, सांप, हाथी, समुद्र सबके तक पहुंचती है। अंततो गत्वा वो उसको फटना, उस खूंटे में जिस फंसा हुआ उसका फटना पड़ता है उसको, और उसका एक दाल मिल जाता है और चिड़िया विजय प्राप्त करती है। इतने पूरे सृष्टि के सारे बहुत सारे डायमेंशन को इन्वॉल्व करती है। समुद्र को, छोटी चीज समुद्र थोड़ी होते हैं, उसमें के किंग को, उसमें के क्वीन को, उसमें के सरपेंट को, हाथी को, सबको इन्वॉल्व करती है वो, अंत में सफल होती है।
तो आपको किसी आदमी को भाई एक दाना के लिए चिड़िया ने ऐसा क्यों किया, लेकिन भाई एक दाना ही, चिड़िया का पेट क्या, एक दाना ही हमारे उसके लिए करोड़ों से ऊपर का चीज है ना, उस दाना ही ने। और एक संदेश इसमें छिपा, एक संदेश छिपा हुआ है कि आप कभी भी अपने प्रयास को बंद नहीं करें। अगर प्रयास को बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन करते रहेंगे तो चिड़िया को सफलता मिल गई। चिड़िया सब जगह गई, थक गई, लेकिन समुद्र, हाथी क्या गई तो बात बन गई। हाथी ने समुद्र को डराया, समुद्र ने आग को डराया, आग ने राजा को डराया, रानी को डराया, और चिड़िया को मिल गया, चिड़िया को मिल गया। अच्छा ठीक है, एनिमल किंगडम में क्या है? विजडम ऑफ बर्ड्स तो हमने सुन लिया। एनिमल किंगडम में जैसे आप पाते होंगे कि भाई कहीं सुनते होंगे कि एक बाघ कहीं जंगल में था, तो जंगल में पीड़े में बंद था, और एक बहुत बड़े पंडित विद्वान उधर से गुजर रहे थे, कहीं से आ रहे होंगे, गुजर रहे थे, तो उसमें वो बाघ को देखे कि बंद है, तो बाघ भट्टनी जी महाराज मेरे पास आइए और हमको निकाल दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, शिकारियों ने हमको पकड़ करके बंद कर दिया है, इसमें 3 दिन से मैं कुछ खाया नहीं हूँ। अब पंडित जी गए, ये कहानी का अपना नैरेटिव है, जिस पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा, मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। तो पंडित जी बेचारे दया भाव, भाई सोचे कि पंडित, हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, इसको निकाल देंगे तो वो बोला कि हम बाहर अपना शिकार करने जाएंगे, पेट भर लेंगे, आपको हम नहीं खाएंगे। पंडित जी थोड़ा डरे हुए कि बाघ है, अकेले हमें कहीं खा जाए, लेकिन निकाल, जैसे ही खोले खड़ा हो गया बाघ उनके सामने कि आपको हम खाएंगे। अब पंडित को लगा कि भाई आपने तो कहा था कि हम धर्म का पालन करेंगे, हम आपको बचाए हैं, तो बोले कि यही मेरा धर्म है कि सामने अगर शिकार हो तो बाघ का धर्म के पहले उसको खाओ, बाद में दूसरा कोई खोजो। तो हम अपना धर्म का पालन करके आपके पंडित जी का धर्म का हम पालन करें, हमको भूख लगा हुआ है और शिकार मेरे सामने जीवित खड़ा है तो हम घूमने जाए, हम पंडित जी थोड़ी हैं। अब वो पड़ गया उस पर। तब एक गाय जा रही थी, अब पंडित जी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप कम से कम 2 लोगों के विटनेस का कोई बात तो सुन लीजिए। तो बाघ मान के ठीक है 2 बात गाय से पूछे, तो गाय भाग गई, ना हमको इसमें नहीं पढ़ना होना है। सोची कि बाघ हम ही को खा जाएगा। सियार उधर से जा रहा था, तो सियार चालाक जानवर होता है, वो बोला कि पंडित जी उससे बोले कि आप भाई इसका बात सुन लीजिए। तो सियार आते ही बोला कि पंडित झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा बाघ इतना प्रचंड है, कैसे पिंजड़े में बंद होगा, ये झूठ बोल रहा है पंडित जी, और बाघ भी झूठ बोल रहा है, ये इतना पैसा पिजड़ा है, थोड़ा घुस के दिखाओ। तो बाघ को लगा सर सियार तो मेरा ही बड़ा ये है, अपमान कर रहा है, सियार होकर के हम तो जंगल के राजा हैं। बोला कि ऐसा बात करते हो, पट से घुस गया उसमें। अब सियार बोला कि पंडित जी ऐसा कीजिए कि झट से बंद कर दीजिए ताला। ताला पंडित जी बंद कर दिया, चलिए बचा लिया। देखिए कितना बढ़िया एनिमल जो किंगडम है, जो विजडम है, वो दिख रहा है इस स्टोरी में। तो इस तरह की हजारों कहानियां हैं जो हमारी दादी माँ सुनाती थी, हम भूल चुके हैं, उसको फिर से याद दिला रहे हैं नलिन वर्मा, और अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ताजमहल को तो डेंट पेंट करके आप बचा सकते हैं, लेकिन जो हमारी लोक कथाएं हैं, जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, उनको कैसे बचाएंगे? तो इसी किताब के जरिए इन्होंने बचाने की कोशिश की है। और दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि आपने और भी कुछ किया है, जैसे भिखारी ठाकुर पर भी आपने बहुत लिखा है, बेटी बेचवा की कहानी लिखी है। ये बेटी बेचवा की कहानी क्या है और भिखारी ठाकुर क्या है? भिखारी ठाकुर आप सब लोग जानते हैं, आपने क्या किया है उनके बारे में? देखिए, वे बहुत बड़े लोक कथाकार थे, और जगह जगह पर 40, 50 और 60 के दशक में वो बहुत बड़े नर्तक थे, कलाकार थे, और क्रिएटिव भी थे, अपनी कहानियों को खुद बनाते थे और उसको कहते थे नाटक के जरिए। उनकी मंडली थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि तत्कालिक समाज में जो एक तरह से डिस्पैरिटी थी सोसाइटी की, जो कुरीतियां थी, उस पर बहुत कटाक्ष और व्यंग करते थे। राहुल संकीर्तन ने पहली बार उन पर काम किया, जो इतने बड़े साहित्यकार थे। तो अब सबसे बड़ी बात थी कि जो सोसाइटी में पीड़ित था और जो पीड़ा पहुंचाने वाले थे, दोनों बैठ करके उनके व्यंग को सुनते थे और तालियां भी बजाते थे। तो उनको कहा जाता है कि शेक्सपियर हैं भोजपुरी के भिखारी ठाकुर। लेकिन मेरा विश्वास इसमें नहीं है कि तुलनात्मक करने में कि शेक्सपियर हैं। कर्पूरी ठाकुर भिखारी ठाकुर थे, उनकी अपनी मौलिकता थी, और उन्हीं के रूप में उनके 2 प्रतिनिधि कहानियों को मैंने लिया है, गबर घिचोर और बेटी बेचवा। गबर घिचोर एक कहानी है कि गांव में गरीबी में होता क्या है कि शादियां लोग कर लेते हैं, फिर कमाने के लिए कलकत्ता चले गए, बाहर चले गए, बहुत दिनों वहां रह गए,
नहीं आए, उनकी पत्नी जो है उसको बच्चा हो गया, किसी दूसरे से दोस्ती हो गई, अब उस बच्चे को किस नज़र से लोग देखते हैं, वो बच्चा किस तरह से मानसिकता का शिकार होता है, समाज कैसा बना हुआ है, उसका कहानी गबर खिचोर है जो बहुत ही इंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है। और बेटी बेचो बेमेल विवाह की कहानी है कि भाई बूढ़ा आदमी है, धन उसके पास केवल है, और छोटे बच्ची से धन के लालच में लोगों ने शादी कर ली, उसके क्या बैड इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ते हैं, उस चाइल्ड पर क्या पड़ता है, इस पर एक कटाक्ष है वो नाटक। जो ये दो प्रतिनिधि कहानियां हैं जो आज भी कहीं कहीं मंचन हो। आपने एक सेगमेंट रखा है गॉड डेमन्स एंड फेथ, तो इसमें क्या है? परियों की कहानी है, देवता देवी की कहानी है? इसमें इंटरेस्ट, इसमें मान लीजिए कि एक स्कल है, आदमी मर गया, खोपड़ी है उसका, इंसान से बात। हाँ, इंसान से बात, भाई कोई आदमी किसी पंडित को, जानकार आदमी को वो मिल गया तो खोपड़ी उससे बात करने लगा, वो बोला कि हमारा अभी भी, तो जानकार पंडित ने पूछा कि आप साहब आप तो खोपड़ी कैसे तुम बोल रहे हो, अभी तुम क्यों हो यहाँ पर, तुम्हारा तो जो बॉडी था खत्म हो गया। तो बोले अभी भी मेरा कुछ बाकी है, अभी भी कुछ भोगना हमको बाकी है। तो पंडित सोचता है जिसको खोपड़ी है कि भाई इसका सब चीज मर गया, खोपड़ी पड़ा हो, अब इसका क्या बाकी रहेगा। ऐसे ही लोग इस पर धांग करके चल रहे हैं। अब वो ले आता है अपने घर में उसको, और उसकी ब्राह्मणी बिगड़ जाती है कि आप शिव खोपड़ी उठा करके, शिव जी के यहाँ पूजा पाठ का घर रहता है, इसमें खोपड़ी उठाए कहाँ से लाए हैं। लेकिन कुछ जानने वाले आदमी है, ओकल्ट को कुछ जानकार हैं, पंडित बोलते हैं कि भाई वही सुन सकते हैं, उस खोपड़ी की बात तो सब कोई सुन नहीं सकता है, जो जानकार है सुन सकता है। अंत में कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन परिणति होता है कि उस खोपड़ी को एक दिन उनकी औरत जो है वो चूर चूर कर देते हैं, रोज ही खोपड़ी के पूजा करते हैं, वहाँ शिव जी रखे हुए, विष्णु जी रखे हुए हैं, उसको सत्तू बना करके कहीं फेंक देती है। आते हैं पंडित जी तो पूछते हैं कि भाई खोपड़िया कहाँ चला गया, तो बताते हैं कि आप रोज उसका बिना मतलब का गंदा किए हुए तो घर में है। तब उनको लग गया था कि वो खोपड़ी का यही बाकी था, इसका अंतिम जो है यही था, इसीलिए खोपड़ी अभी भी इंटैक्ट बना हुआ था कि इसका सब कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी। इसमें तो खोपड़ी की कहानी हमने पढ़ी है, और ये जो परियों की कहानी भी आपने बहुत। परियों की कहानी आपको, जैसे मान लीजिए कि एक गरीब ब्राह्मण है, वो उसकी 7 बेटियां हैं, अब कभी फेमीन हो जाता है, दुर्भिक्ष हो जाता है, वो पूजा पाठ करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, काम नहीं चला पाते हैं अपने, तो लेके चले जाते हैं जंगल में। एक दिन बेर के पेड़ के नीचे अपने बेटियों को छोड़ देते हैं तो राक्षस सब से कहीं ना कहीं उसके घर में सब चली जाती है, भैंस वैंस रखा है, अब वहाँ पर राक्षस सब मिल जाता है वहाँ पे। तो अब उसमें राक्षसों के साथ एक तरह से उन लोगों की संवाद होने लगता है, और संवाद होने लगता है तो अब राक्षस से वो लड़कियाँ कैसे उसको प्रोटेक्ट होने लगती हैं, कैसे उससे बचती हैं, कैसे उसको भगाती हैं, इसी तरह की बिल्कुल कहानियां। लेकिन और एक है कि गॉड डेमन्स एंड फेथ, एक कहानी उसमें है कि एक चोर सब था, तो चोर सब जाके एक मंदिर में चोरी प्लान कर रहा था कि हमको चोरी करना है। तो पंडित जी उसमें ब्राह्मण जो है पुजारी हनुमान जी के, वो सुन लेते हैं, ईश्वर के पुजारी हैं, कि चोरी कर रहा था, आके तुरंत बिगड़ते हैं कि भाई ये चोरी का प्लान उस मंदिर में बैठ के कर रहा है, कहीं बाहर चले जाओ, भगवान का घर है। तो चोर सब डराता है उनको कि आप क्या समझते हैं कि वही खत्म कर देंगे आपको। तो साधु डरता है थोड़ी, भाई तुम किसे खत्म कर दो, हम मरने वाले हैं थोड़ी है, अरे हमारा शरीर खत्म कर दोगे, मरेंगे क्या। अरे तो एक चोर बहुत चालाक है, बोलता है कि आप ईश्वर को देखे हैं क्या, भगवान को देखे हैं, आप आके वो कर रहे हैं। तो बोला कि नहीं हम देखे नहीं है, लेकिन हम, तो बोला कि हमारे पास बुद्धि है, हम भगवान को भी चुरा लेंगे और आपको दिखा देंगे, अब हमारे पास रहिए, आप चुपचाप रहिए। तो साधु है, उसको भगवान के देखने की इच्छा, उसको लालच हो जाता है कि भाई तुमको भगवान को दिखा देगा, अब वो भी चोरी में जाने लगता है। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि जैसे चोर बोलता है कि सेंध पर जाकर के चोर बोलता है कि आप अंदर जाइए बाबा, देखिए कि कौन जगह है। तो वो साधु जाते हैं तो चोर का स्वभाव नहीं ना, भीतर अरे फलना उसमें नाम सब दिया हुआ है, अरे तो सब सोया हुआ, आओ आओ घुस जाओ। अब पंडित जी की आवाज़ सुन करके वो अपना लोग जग जाते हैं, चोरों को भागना पड़ता है, कोनो का हाथ पैर टूटता है, बोला कि बड़ा भारी खत्म आदमी है भाई। उसके बाद से ऐसे कहीं और कोई बात होती है, पंडित जी बात बिगाड़ते चल देते हैं, अंत में चोर सब इनको निकाल देता है अपने गिरोह से। बाद में सोचे कि भाई हम भगवान के लिए चोरी किए, इतना दिन पूजा किए, इतना तपस्या किए, हाथ पैर टूटा, चोरों से गाली कुत्ता सुने, चोर भी हमको निकाल दिया, अब हम इसी कुआं में
डूब करके मर जाते हैं, सुसाइड करने के लिए जाते हैं, तब भगवान खड़ा हो जाते हैं उसके सामने। भगवान दिखाई पड़ जाते हैं कि तुम्हारी भक्ति जो है, तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए हम खड़ा नहीं होंगे तो किसके लिए खड़ा होंगे। इस तरह की कहानियों इस को तरह आपने की संग्रहित कहा- किया है। अच्छा ये बताइए कितना कठिन काम लग रहा था जब आपने सोचा होगा, ठीक है आइडिया तो आ गया होगा कि भाई जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो परंपरा है, उससे जो कहानियां आ रही हैं उसको प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए, लेकिन ये कितना कठिन काम था? देखिए, जब किसी काम में इंटरेस्ट हो तो कठिन नहीं होता है। जैसे बचपन में बढ़ते हुए इत्तेफाकन गांव में हम पैदा हुए थे, गांव में बहुत दिन तक रहे यार, तो ये सब कहानियों को हम सुने थे। फिर जर्नलिज्म में आ गए, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, शहरों में रहने लगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे टेंड्रिल्स ऑफ माइंड में ही पड़ा हुआ था कि कहानियां बड़ा रोचक है, इसको हमको संग्रहित करना चाहिए। तब तक काफी समय तो फिर से जर्नलिज्म में कुछ दिन हो गया, पढ़ाने में हम चले गए, तो हमको लगा कि रुकिए, हम पढ़ते तो थे ही, आप जानते हैं कि पंचतंत्र ये सब हमको बहुत मैथोलॉजी वगैरह में बहुत पहले से पढ़ने में रुचि हमको है। तो हम फिर से अपने बचपन में गए, जो लोग जिंदा हैं उससे पूछना शुरू किए, माँ से पूछना शुरू किए और उसको रीबिल्ड किए हम। तो इसको पवन वर्मा जी जो लेखक हैं उनसे हमने चर्चा किया, जो इसका एंडोर्समेंट लिखे हुए हैं, वो भी एक बड़े लेखक हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत हिट किताब होगी, बहुत लोग पढ़ेंगे, पसंद करेंगे, इस तरह का काम कोई कर नहीं कर रहा है। उन्होंने एंडोर्समेंट भी लिखा है। हमने काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से काम करना था, हमको फिर से इंटरेस्ट, मेरा बचपन भी याद आया और संस्कृति भी याद आई, और ये काम हमको 2-3 साल में हम कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है? ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हाँ, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है कि इन द सेंस कि हमको अभी तो किताब आई ही है, लेकिन हमको क्योंकि जर्नलिस्ट रहे हैं, तो इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मेरे फ्रेंड हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं कि भाई अब एक आदमी ने यूनाइटेड स्टेट्स में 15 रुपीज़ का डॉलर में वहाँ पर बेच रहे हैं, उसका भी फोटो हमारे पास भेजा कि भाई यहाँ पर किताब हमने खरीदा है, ये अमेजन पर US डॉलर में 15 रुपीज़ इसका दाम है, यहाँ लोग खरीद रहे हैं। कहीं हर जगह फोक टेल सोसाइटी है, आपको अमेरिकन फोक टेल्स, लंदन का थर्सडे फोक टेल्स को प्रमोट कर रहा है, जो एक जर्नल है जिसमें हम खुद फोक टेल्स कंट्रीब्यूट वगैरह करते रहते हैं। तो इस तरह से हमको रिस्पॉन्स सुनने में आते रहता है। तो और कहानी और निकालेंगे आप एडिशन तो इसके निकलेंगे, कहानियां तो और आ जाएंगी। इसके ये प्रारंभिक भाग है। मेरे दिमाग में है कि इस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे, फोक के कहानियों को हम और कहेंगे, जो छुटी कहानियां हैं, और इसको लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। आपने अपने देश, अपने सभ्यता, संस्कृति के लिए बहुत काम किया, इसके लिए साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, मैं सलाह दूंगा, जरूर आप इस किताब को पढ़िए, और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बच्चे जब ये पढ़ेंगे तो उनकी सोच में बहुत परिवर्तन आएगा, और अपनी सभ्यता, संस्कृति को समझेंगे, और वो भी एक अलग दुनिया भी होती है। हम जो देखते हैं वही दुनिया नहीं है, उसके परे भी कुछ है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, उसको समझने में सहूलियत मिलेगी। तो ये किताब धूम मचा रही है, आप जरूर पढ़िए। और चूंकि नलिन वर्मा जी मेरे गुरु हैं पत्रकारिता के, इसलिए हम इनकी किताब हमने पढ़ी है, और बहुत ही मजेदार किताब है। आपको किसी उपन्यास नोवेल से कम मजेदार नहीं लगेगी। और जिन कहानियों को आप मिस करते हैं, दादी माँ नहीं सुना पा रही है नहीं आपके पास सुनाने के लिए, और आपके दोस्त मित्र और बच्चे कहते होंगे कि कोई पुरानी कहानी सुनाइए पापा, नहीं सुना पाते होंगे, तो पहले आप पढ़िए और इन कहानियों को अपने बच्चों को भी सुनाइए। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसका दूसरा एडिशन आएगा, और भी ढेर सारी कहानियां लेकर गांव देहात से खोज कर लाएंगे नलिन जी आपके लिए। और सिटी पोस्ट के इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें, जो मिस करते हैं दादी की कहानी, परियों की कहानी, सियार और बाघ की कहानी, वो जान सकें कि उनके लिए कहानियाँ फिर प्रिंट में उपलब्ध हो गई हैं, लिखित रूप में उपलब्ध हो गई हैं। फिर से आप इसको पढ़ के अपनी पुरानी याद को ताज़ा कर सकते हैं। आपका सहयोग, समर्थन लगातार मिल रहा है, और हम इस तरह की खबरें आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। आपने 1 साल के अंदर हमें बहुत भरपूर समर्थन दिया है। 10 करोड़ व्यूज मिले हैं आपके इस चैनल को, और 5,15,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, यानी आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप और इसको आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सहयोग, समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी अपर्णा भारती फाइनलिस्ट हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 9 क्रीज आ रही हूँ हमारे अपने शहर पूर्णिया, क्योंकि धनतेरस मेला के शुभ अवसर पर पैनोरमा ग्रुप
रूप ला रहा है पैनोरमा स्टार सीजन 2। और इस बार की खासियत ये है कि इस बार केवल बच्चे ही नहीं बल्कि मैरिड विमेन भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे इसमें। बच्चों के लिए 12 ईयर्स से 25 ईयर्स तक अगर आप में सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग का है क्रेज, तो आप अपनी 2 मिनट की वीडियो बनाकर 7549000057 पर सेंड करें। 7549000057। और लेडीज, आपको है अगर क्रेज डांसिंग और सिंगिंग का, तो आप भी अपनी 1 मिनट की वीडियो बनाकर 7549000057 पर सेंड करें। और ऑडिशन की वीडियो भेजने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। याद रहे, धनतेरस मेला जो पैनोरमा ग्रुप द्वारा होने जा रहा है वो 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक है। और भी ढेरों सरप्राइजेज हैं और एक बहुत ही सुनहरा अवसर बॉलीवुड के सिंगर शब्बीर कुमार से मिलने का और मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 9 की फाइनलिस्ट अपर्णा भारती से ग्रूमिंग लेने का। सो बी रेडी एंड हरी अप, सेंड योर ऑडिशन वीडियोस राइट नाउ। सी यू सून, बाय बाय।